नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी बिसात। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में सभी चारों सीट पर वोटिंग होनी है। हिमाचल में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीते दो लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी ने हिमाचल की सभी 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है, क्योंकि हिमाचल में मंडी सीट पर 2 साल पहले हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद बीते साल हिमाचल में बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने सूबे में सरकार बनाई थी और इसीलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार जीत का दम भर रही है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से एन पहले राज्यसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपना पाला बदल लिया था। उसके बाद से बीजेपी सुक्खू सरकार को लगातार घेर रही है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ मुख्यमंत्री की साख भी दांव पर है, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ राज्य में 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला है। क्योंकि इन 6 सीटों के उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर मौजूदा सरकार ही सत्ता में रहेगी। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर लोकसभा के चुनाव से ज्यादा बड़ी लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की है। अगर मौजूदा सरकार विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करने में सफल होती है तो कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी, जबकि सत्ता परिवर्तन हुआ तो बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इस बात का फैसला ये उपचुनाव के नतीजे ही करेंगे। लिहाजा लोकसभा चुनाव में दिल्ली और शिमला की लड़ाई के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो देखिए, देवभूमि की ये जो लड़ाई है, सबसे अहम चीज 2019 आप देख लीजिए या उससे पहले आप देख सकते हैं कि स्थिति जो रही है। अब ऐसे में 2014 और 2019 में जिस तरह से चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार वही इतिहास 2024 में दोहराना चाहती है। हिमाचल में इस बार कई दिग्गजों की साख दांव पर है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि हिमाचल में इस बार किस किस के बीच अहम मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हम शिमला की। शिमला में बीजेपी ने सुरेश कश्यप पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने विनोद सुल्तानपुरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। अब सबसे अहम चीज है कि आप समझिए कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है और बीजेपी ने सुरेश कश्यप को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने विनोद सुल्तानपुरी पर भरोसा जताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमीरपुर की बात करते हैं। जी हाँ, हमीरपुर से जब हम बात करते हैं कैंडिडेट्स की, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और यहाँ पर अनुराग ठाकुर की साख भी दांव पर लगी है। कांग्रेस ने यहाँ पर सतपाल रायजादा को चुनावी मैदान में उतारा और दोनों के बीच अहम मुकाबला है। लेकिन आप समझिए कि हमीरपुर के लिए अनुराग ठाकुर लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर हमीरपुर के अलावा बात कर लें तो मंडी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भरोसा जताया है और कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह, जी हां, वीरभद्र परिवार के विक्रमादित्य सिंह, जिन पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। यहां पर सीधा मुकाबला कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच है। दोनों के बीच जुबानी जंग भी लगातार चरम पर है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कांगड़ा की करते हैं। कांगड़ा लोकसभा सीट, यहां पर बीजेपी ने राजीव भारद्वाज को अपना कैंडिडेट घोषित किया है और कांग्रेस ने आनंद शर्मा पर भरोसा जताया है। यानी कांगड़ा सीट पर दोनों ही कैंडिडेट्स ब्राह्मण चेहरे हैं। लेकिन चेहरों के बाद अब बात कास्ट की करते हैं। जी हाँ, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कितने वोटर्स हैं, यहाँ जातीय समीकरण क्या है, अब वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिमाचल का जातीय समीकरण क्या है। कुल वोटर्स यहाँ पर 56,38,422 हैं। पुरुष वोटर्स यहाँ पर 28,79,200 हैं।
महिला वोटर्स यहां पर 27,59,187 हैं। थर्ड जेंडर वोटर्स यहां पर 35 है। ब्राह्मण वोटर्स की लेकिन अगर हम बात कर ले तो लगभग 5 लाख है, यानी 8% ब्राह्मण वोटर्स हैं। राजपूत वोटर्स यहां पर 15 लाख हैं, यानी लगभग 32% यहां पर आपको बता दें हम कि राजपूत वोटर्स हैं। ओबीसी की बात करें तो 7.03 लाख यहां पर ओबीसी वोटर्स हैं, यानी 13% वोटर्स यहां पर ओबीसी हैं। अनुसूचित जाति की बात कर लें तो ये 14 लाख अनुसूचित वोटर्स जो हैं यहां पर हैं, यानी वोट प्रतिशत में देखें तो 25%। अनुसूचित जनजाति की बात कर लें तो 2.8 लाख यानी 5%। अन्य वोटर्स की बात कर लें तो वो 12 लाख है। ये जातीय समीकरण है हिमाचल का। ऐसे तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। बावजूद इसके मंडी सीट सबसे हॉट सीट है। मंडी से इस बार बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मंडी क्षेत्र में वीरभद्र परिवार का दबदबा है। विक्रमादित्य और कंगना के बीच जुबानी जंग लगातार देखने को मिली। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना के प्रचार की कमान संभाल रखी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मंडी सीट को अपनी अपनी साख का सवाल बना लिया है। कंगना पिछले कुछ समय से कई मसलों पर बीजेपी का समर्थन कर रही थी और खुलकर राष्ट्रवाद की पिच पर खेल रही थी। अब कंगना लगातार विक्रमादित्य सिंह पर जुबानी हमला बोल रही हैं। विक्रमादित्य को बिगड़ैल लड़का बता रही हैं। विक्रमादित्य सिंह राज परिवार से आते हैं और राजघराने की पकड़ मंडी में मजबूत मानी जाती है। विक्रमादित्य चूंकि रामपुर के राजघराने से आते हैं और कंगना रनौत को बॉलीवुड क्वीन कहा जाता है, इसीलिए इस सीट पर चुनावी मुकाबला राजा और रानी के बीच है। मंडी भारत में राजस्थान के बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और सियासी सरगर्मियों की बात कर लें तो वो यहाँ पर अंतिम चरण में देश के साथ साथ पूरे हिमाचल का पारा भी परवान चढ़ चुका है। उधर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। आइए आपको सुनाते हैं कंगना ने क्या कुछ कहा। मैं वहीं खड़ी हूँ, कंडा नहीं बचा है। अब ये अफवाहों पर और लोगों को जो है वो भ्रमित करने पर और जो है ये पैसे खिला खिला कर जो है इस तरह की अफवाहें फैलाने पर ये इतना नीचे गिर चुके हैं। तो इनको जो है चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, झूठ पे झूठ फैला रहे हैं। कोई एसटी एससी कोई भी जो है वो आरक्षण, ट्राइबल आरक्षण जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा। संविधान में कोई चेंज नहीं होगा। बता बता के जो है सब थक चुके हैं। जो अग्निवीर स्कीम जो है उसके रिलेटेड भी सब जो है गृह मंत्री जी ने जो क्लैरिफाई किया है, फिर भी ये लोग अगर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तो ये समझ आ रहा है कि ये लोग अब पूरी तरह से जो वो है वो नीचे गिरकर राजनीति करने के चक्कर में है। अब इनके पास जीतने का और कोई हथकंडा नहीं बचा है। अब ये अफवाहों पर और लोगों को जो है वो भ्रमित करने पर और जो है ये पैसे खिला खिला कर जो है इस तरह की अफवाहें फैलाने पर ये इतना नीचे गिर चुके हैं। तो इनको जो है चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, झूठ पे झूठ फैला रहे हैं। कोई तो कंगना रनौत ने देखिए आरोप लगाया है और वो ये भी कह रही हैं कि अब ये झूठे झूठे तो आरोप हैं वो लगा लें, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच लगातार जुबानी जंग जो है वो देखने को मिली है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी में जातीय समीकरण क्या है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो बताते हैं। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं 2024 और मंडी का जातीय समीकरण क्या है। कुल मतदाता 13.59 लाख हैं। पुरुष मतदाता 6,90,000, महिला मतदाता 6,68,000। इनमें से राजपूत हैं 4,56,000, ब्राह्मण हैं 3,08,000, अनुसूचित जाति के 4,05,000 और अन्य जातियों से आते हैं 1,09,000 वोटर्स। तो मंडी सीट क्योंकि हॉट सीट है तो यहाँ पर
जो वोटर्स के समीकरण हैं, जातीय समीकरण क्या हैं, वो हमने आपको बताए। लेकिन अब बात करते हैं 2019 की। 2019 के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के क्या चुनावी परिणाम रहे थे, अब आपको वो बताते हैं। तो लोकसभा चुनाव के क्या नतीजे थे 2019 में, क्योंकि आपको पता है कि सभी चारों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। फिर भी सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं कि पार्टी सीट का वोट शेयर क्या था। बीजेपी को यहां पर 4 और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। देखिए, जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि बीजेपी ने 2019 और 2014 दोनों ही बार 4 की 4 सीटें जो हैं वो जीती थी। अब वोट परसेंटेज की बात कर लें तो 69.7% था बीजेपी का वोट शेयर और कांग्रेस का था 27.5। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि 2019 के जो नतीजे रहे उसके लिहाज से अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए परेशानी की बात उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन समीकरण जिस तरह से बदले हैं उसके बाद जरूरी कहा जा रहा है कि चीजें जो हैं वो कुछ हद तक बदल गई हैं और थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत तो जरूर, देखिए कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत तो है। और अब देखिए, मंडी के बाद अब हम रुख करते हैं इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस के बारे में अब हम बात करते हैं। तो देश भर में लोकसभा को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। 6 चरण के चुनाव के बाद अभी तक चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो मैच का रोमांच आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को 8 राज्य की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन आखिरी चरण से एन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई है। दिल्ली में 1 जून को शाम को खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद यादव और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत इंडिया अलायंस के कई दल इसमें शामिल होंगे। हालांकि बैठक से पहले ही इंडिया अलायंस को झटका लग गया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इंडिया अलायंस की बैठक से किनारा कर लिया है। दरअसल उन्होंने इसके पीछे पश्चिम बंगाल में 1 जून को एक तो आखिरी चरण का मतदान है, ये वजह बताई। साथ ही कहा कि जो तूफान प्रभावित इलाके हैं वहां पर राहत और बचाव कार्य पर ध्यान देना जरूरी है। गठबंधन में शामिल सभी दलों के मुखिया चुनाव की समाप्ति के बाद इस पर चर्चा करेंगे और चुनाव लड़े जाने को लेकर समीक्षा करेंगे। कुछ विश्वस्त लोगों का कहना है कि बैठक में चुनाव नतीजे के बाद की स्थिति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो इंडिया अलायंस की देखिए ये बैठक होनी है 1 तारीख को, जिसमें ये माना जा रहा है कि देखिए चुनाव तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसके अब आगे की रणनीति क्या है। चुनाव तो मिलकर साथ में लड़ लिया है, लेकिन अब जो नतीजे आएंगे उस पर किस तरह से काम करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, अब इस पर चर्चाएं की जानी है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पार्टी की एकजुटता आखिर किस ओर जाएगी, या इस अलायंस की एकजुटता। हालांकि ममता बनर्जी ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि देखिए आखिरी चरण में चुनाव भी है और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो रेमल तूफान आया है उससे प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर जाना है। और न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो नतीजों से पहले मंथन किया जाएगा। नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन मंथन करेगा और 1 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी और बैठक में शामिल होंगे कई दलों के प्रमुख। 4 जून के नतीजे को लेकर आगे की चर्चा की जाएगी। शरद यादव, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन इसमें शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बैठक से किनारा कर लिया है। बैठक में शामिल दल अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। भविष्य के हालात पर बैठक में मंथन भी किया जाना है। तो देखिए इंडिया अलायंस एक अहम बैठक करने वाला है।
1 जून को शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है और उसके बाद ये तय होगा कि जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए क्या रणनीति बनानी है। इसी के साथ सभी अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे हर सीट पर। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जो अब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। पहले आपको ये बताते हैं कि कब कब इंडिया गठबंधन के नेता एक मंच पर नजर आए थे। सबसे पहले इंडिया गठबंधन की, क्योंकि हम बैठक की बात कर रहे हैं, तो जून 2023 में पटना में 15 दलों की बैठक हुई थी। जुलाई 2023 में बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक हुई। तो आप समझिए कि पहली बैठक जो थी वो जून 2023 में हुई थी और पटना में ये बैठक हुई थी। 15 दलों ने इसमें हिस्सा लिया था। जुलाई 2023 में बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक होती है। अगस्त 2023 में मुंबई में 28 दलों की बैठक हुई और दिसंबर 2023 में दिल्ली में गठबंधन की बैठक होती है। मार्च 2024 में पटना में गठबंधन की रैली हुई। पटना में लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्षी दल के नेता शामिल हुए थे। तो इंडिया गठबंधन की अहम बैठक कब कब हुई वो आपको बता रहे हैं। जून में 2023 में देखिए पटना में 15 दलों की बैठक होती है और जुलाई 2023 में भी बैठक होती है। बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक होती है। अगस्त 2023 में मुंबई में 28 दलों की बैठक होती है। तो बैठकें कब कब हुई वो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि 1 तारीख को जो बैठक हो रही है वो पहली बार नहीं है। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक से टीएमसी ने दूरी बना ली है। इस वजह से, इसकी वजह अगर हम कहें तो चुनाव के अंतिम चरण के मतदान को बताया गया। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में बड़ा तूफान आया है और ममता बनर्जी ऐसे में दिल्ली नहीं आ सकती। सीएम ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है। वो दिन और सारे जगह में चुनाव है। यूपी में भी है। चारों यूपी तो उसका स्टेट है लेकिन अखिलेश है। बिहार में भी है और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक। जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। उसको देखना, उसको घर बना के देना, उसको मदद करना, आज उसको लिए रिलीफ का काम करना। हम पूरा इधर में मीटिंग कर रहा है लेकिन मेरे को दिल उसका साथ पड़ा है। हमारे साथ कंचन कनौडिया जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए ये कहा जा सकता है कि बेहद अहम है इंडिया गठबंधन की 1 जून को होने वाली ये बैठक, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरीके से फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वां चरण जो कि 1 तारीख को मतदान होगा, उसके तुरंत बाद ही 1 तारीख को ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को इनवाइट किया है दिल्ली और एक बड़ी बैठक की जाएगी। शाम कह सकते हैं उनके घर पर भी अभी जगह का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी हो सकता है, कोई बड़ा होटल भी हो सकता है और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे भी हो सकती है। अभी जगह का कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें ये बैठक जो है इंडिया गठबंधन की बेहद ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से तमाम लोकसभा चुनाव से गठबंधन निकल कर आता है, जैसे कि आपने बताया पटना में इसकी पहली बैठक होती है, फिर जगह जगह पर समय के अनुसार अलग अलग जगहों पर इंडिया गठबंधन नेता एकजुट होते हैं, मंचों पे साझा मंच करते हैं और फिर अपने एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब 1 तारीख को आखिरी मतदान होगा, उसी दिन इंडिया गठबंधन की तमाम दलों के बड़े नेताओं की बैठक होगी, जिसमें डिसाइड होगा जिसके पर्पस से लोकसभा चुनाव के पर्पस से इंडिया गठबंधन को बनाया गया था कि क्या वो रणनीति रहेगी। सभी दल एक साथ आए थे मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोक सके। कहना है
कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन नतीजे जो है लोकसभा चुनाव के वो 4 जून को सामने आएंगे, तब स्थिति क्लियर होगी कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले तमाम, जैसे भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है 150 से ऊपर नहीं जाने वाली, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर कंचन, ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में जितने भी दल शामिल होंगे वो अपने साथ दरअसल रिपोर्ट्स भी लेकर आएंगे। इस चुनाव में देखिए एनडीए तो 400 पार का नारा दे ही रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरह से एक साथ आया था, तो सारी पार्टियां, सारे विपक्षी दल जो इस गठबंधन का हिस्सा हैं, वो सब अपने अपने रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। क्या होना है इन रिपोर्ट्स में, किस तरह की रिपोर्ट्स हैं? क्या ये वोट परसेंटेज के बारे में बातचीत करनी है? ये वजह क्या है इस रिपोर्ट्स में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन बनाया गया था। अब जब लोकसभा चुनाव समाप्त होगा तो गठबंधन के दलों ने अलग अलग जो राज्य थे उसमें जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का तमाम अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ था, कितनी मजबूती से सबने विनेबिलिटी पर फोकस करते हुए अब क्या स्थिति रहेगी आगे की, यदि सक्सेस होते हैं जो उन्होंने गठबंधन किया था, जितनी सीटें वो बता रहे हैं, यदि सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो आगे की रणनीति क्या होगी, और यदि नहीं बनती है तो आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से क्या ये गठबंधन खत्म हो जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद, यदि हारते हैं तो या जीतते हैं तो किस तरीके से गठबंधन को आगे बढ़ाया जाएगा, इससे काम आगे किए जाएंगे। क्योंकि तमाम आपको बता दें जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी के पास अपने अपने, यदि लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क लगता आया है कि कौन होगा, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो कौन होगा प्रधानमंत्री, तो मंथन तमाम मुद्दों पे किया जाएगा। यदि सरकार सत्ता में आते हैं तो, यदि नहीं आते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी, आगे किस तरीके से काम किया जाएगा। यदि गठबंधन की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको लेकर तमाम मुद्दों पे बात की जाएगी। सबों की रिपोर्ट कार्ड, जो आपने बोला कि रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी, क्या जो भी लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में मतदान हुए हैं, किस पार्टी ने कितना किया है, कैसे किया है, क्या कुछ हुआ है, कितने पॉजिटिव है, आगे के लिए क्या क्या रणनीति रहेगी, इन सभी तमाम मुद्दे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा है, हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन सा वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा जो सामने निकल कर आएगा। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी, सब उनको बुलाया जाएगा, बैठक होगी, किस प्रकार से इंडिया गठबंधन तमाम राज्यों में काम किया है। कंचन, अगर हम बैठक की बात कर लें तो हमने ये तक देखा था कि 28 दल इसमें शामिल हुए थे जब बेंगलुरु में बैठक थी। यहाँ पर जब ये बैठक होनी है तो कितने दल यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, कौन कौन से नेता? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ये बैठक बुलाई है। तमाम जितने सहयोगी दल हैं, आपने बताया 28 दल बेंगलुरु में शामिल हुए थे, सभी दलों के पास न्योता भी है, उनको जारी है। तमाम खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पे सभी स्थिति के तमाम ज्यादातर नेताओं ने हामी भरी है आने के लिए, लेकिन देखना भी बाकी है कि किस तरीके से, क्योंकि सभी अपने चुनाव प्रचार में, ममता बनर्जी ने तो किनारा कर ही लिया है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या निकलकर सामने आता है 1 तारीख को। शुक्रिया कंचन इस तमाम जानकारी के लिए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, तो दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि 4 जून को पीएम मोदी की विदाई होगी और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। आप मोदी गए, अब मोदी गए, हाँ। फिर आपका सत्ता बनेगा तो आपका क्या कुछ प्लान बता सकते हैं क्या? सारा प्लान बना। मोदी बोल रहा है कि हम अवतार हैं, अवतार। वो आदमी के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। वहीं 7वें और आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। बिहार में 7वें फेज में कई दिग्गजों की साख दांव पर है और आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में किस किस के बीच अहम मुकाबला होगा।
सबसे पहले बात करेंगे बक्सर की। बक्सर लोकसभा सीट की बात कर लें तो बीजेपी ने यहां पर मिथिलेश तिवारी पर भरोसा जताया है। आरजेडी ने सुधाकर सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं बक्सर की। बक्सर में बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। आरजेडी ने सुधाकर सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वहीं कांग्रेस की ओर से आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। और अब चलिए बक्सर के बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आरा की। आरा में बीजेपी ने आरके सिंह पर भरोसा जताया है और सीपीआई-एमएल की ओर से सुदामा प्रसाद चुनावी मैदान में रहने वाले हैं और दोनों के बीच अभी से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पाटलिपुत्र सीट की ओर बढ़ते हैं और यहां पर बीजेपी ने रामकृपाल यादव को अपना कैंडिडेट घोषित किया है और आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में होंगी। और इनके लिए आपको याद होगा राहुल गांधी भी अभी प्रचार के लिए पाटलिपुत्र पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं और बात पटना साहिब की करते हैं। पटना साहिब से बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जिन्हें बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को चुनावी मैदान में उतारा है और उन पर भरोसा जताया है। तो देखिए कैंडिडेट्स आप समझिए, बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस की ओर से अंशुल अभिजीत चुनावी मैदान में रहेंगे पटना साहिब सीट से। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में जेडीयू ने कौशलेंद्र कुमार पर भरोसा जताया है और सीपीआई-एमएल की ओर से संदीप सौरभ चुनावी मैदान में रहेंगे। दोनों के बीच अहम मुकाबला होने वाला है। जहानाबाद सीट की बात करते हैं। जेडीयू ने चंदेश्वर प्रसाद को अपना कैंडिडेट घोषित किया है और आरजेडी ने सुरेंद्र प्रसाद यादव पर भरोसा जताया है। तो देखिए ये दो कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। जहानाबाद सीट से जेडीयू की ओर से चंदेश्वर प्रसाद और आरजेडी की ओर से सुरेंद्र प्रसाद यादव। काराकाट की बात करें तो काराकाट से आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एम की ओर से राजा राम सिंह को कैंडिडेट घोषित किया गया है। कांग्रेस ने यहां से पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये 3 कैंडिडेट्स रहने वाले हैं काराकाट सीट पर। तो देखिए यहां पर इंडी गठबंधन की ओर से पवन सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। सासाराम की बात करते हैं। बीजेपी की ओर से शिवेश राम को कैंडिडेट घोषित किया गया है। कांग्रेस ने यहां पर मनोज कुमार को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तो देखिए सासाराम सीट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं, जिनके बीच अहम मुकाबला रहने वाला है। बीजेपी ने शिवेश राम पर भरोसा जताया है, कांग्रेस ने मनोज कुमार। 6 चरणों का मतदान हो चुका है, बाकी चरण का मतदान होना बाकी है। 1 जून को वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। दीदी के मोडस ऑपरेंडी है कि पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया। पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था। हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं।
न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। आखिरी दौर शब्द मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 1 जून को मतदान होना है, जिसे लेकर सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने चुनावी मैदान में ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के दुमका पहुंचे, जहां वो महाविजय संकल्प सभा में शामिल हुए और मतदाताओं को संबोधित किया। पीएम ने मंच से संथाल क्षेत्र के गोड्डा, राजमहल और दुमका तीनों सीटों के लिए जनता से वोट अपील की है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री का दुमका में ये चौथा कार्यक्रम रहा। पिछले 3 कार्यक्रम की तरह उनका इस बार का कार्यक्रम भी एयरपोर्ट पर ही हुआ। मौके पर दुमका बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन भी मौजूद रहीं। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां वो बारासात और जादवपुर में जनसभा संबोधित करेंगे। आज शाम कोलकाता में भव्य रोड शो भी करेंगे। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। आप देखिए, यहां इतने खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। ये कितने बड़े मगरमच्छ है, आप देखिए। कोई चाहेगा कि जरूरतमंदों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग खुलेआम बेशर्मी के साथ धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं मोदी को हटाना है। और क्यों हटाना चाहते हैं? ताकि फिर से उनको घोटाले करने का मौका मिल सके। वहीं झारखंड में पीएम मोदी की दहाड़, हमने गरीबों की परेशानी दूर की, हमने 4 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया है। ये बातें प्रधानमंत्री की ओर से झारखंड में कही गई। प्रधानमंत्री ने माताओं और बहनों को पूजा, उनका जीवन बदला। सरकार बनने के बाद बीजेपी गरीबों की मदद करेगी, यह आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री ने। हमने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। सोलर पैनल के लिए 75,000 रुपए देगी मोदी सरकार, ये दावा भी किया गया। बीजेपी इंडी वालों को गरीबों का हक लूटने नहीं देगी, ये दावा भी प्रधानमंत्री ने किया है। और कहा कि आज नोटों के पहाड़ों से झारखंड की पहचान हो रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड में लूट मचा दी है, ये बातें आज प्रधानमंत्री की ओर से कही गई हैं झारखंड में।
तो झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री की जनसभा थी, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तो झारखंड बंगाल में प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे। झारखंड वो पहुंच चुके हैं और जनसभा भी हो चुकी है। इसके बाद वो बंगाल जाएंगे। सभा होगी। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा के भद्रक पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा संबोधित की। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की। आज अमित शाह जाजपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार है ना, वो चावल वाली सरकार है। कैसी सरकार है? जोर से बोलो, कैसी है? और ये नवीन बाबू की सरकार जो है, ये झोले वाली सरकार है। मोदी जी चावल बेचते हैं, नवीन बाबू ऊपर अपना झोला लगाने का काम करते हैं। अरे नवीन बाबू, झोले से गरीब का पेट नहीं भरता। झोले की जगह 5 किलो चावल आप भी दे देते तो मेरे गरीब भाइयों बहनों का भला होगा। हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी कहती है पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, नवीन बाबू, हम भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। भद्रक वालों, मेरी बात याद रखना, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो ओडिशा में अमित शाह झंकार भरते नजर आए। ओडिशा ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, ये बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही और कहा कि ओडिशा के लोगों ने झुकना नहीं सीखा है। ओडिशा पर तमिल मुख्यमंत्री थोपा जा रहा है। नवीन बाबू के नाम पर तमिल बाबू को सहन नहीं किया जाएगा और ना ही ओडिशा के लोग सहन करेंगे। इसी के साथ बीजेडी सरकार घोटालों की सरकार है, ये भी उनके द्वारा कहा गया। बाबू ने ओडिशा को गरीबी में धकेला है। ओडिशा के युवा मजदूरी करने को मजबूर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मंडी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील की, जनता को मतदान करने के लिए जागरूक किया। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज बदलता भारत है, हमको ये समझना पड़ेगा और इसीलिए विकासवाद, रिपोर्ट कार्ड, यहां का कोई भी आया होगा कैंडिडेट, हमारे लोग ये सूरत नेगी बार बार आपको बताता है कि नहीं कि मेरी सरकार में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। कभी दूसरा आया था पूछने को? बताओ भैया, दूसरा आया था क्या? ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से हमने काम शुरू किया।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पंजाब के दौरे पर हैं, जहां पर वो फिरोजपुर और आनंदपुर साहिब में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे और साथ ही मतदाताओं से बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। बीते दिनों राजनाथ सिंह ने लुधियाना और बठिंडा में प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां भी की थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र रामद्रोही है। कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़, कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। कांग्रेस का चरित्र तो राम। लोकसभा के 7वें चरण को लेकर जहां एक तरफ रैलियों का रैला लगा है, तो दूसरी तरफ नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है, वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी, वैसी सरकार आएगी जो गरीबों के साथ आर्थिक न्याय करेगी। ऐसी सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गया, 75 साल के हो गए, और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाजपा का सफाया हो गया। अरे भाजपा के लोग ही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, औरों का तो छोड़ो। आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज विधानसभा क्षेत्र धर्मकोट से गुरसेवक सिंह खौसा नंबरदार कांग्रेस और इंद्रजीत सिंह जिला उपाध्यक्ष अपने साथियों के साथ भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत किया। और इसी के साथ चुनावी बिसात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।